वाइटल पियो, जिंदगी जियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीयीन। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को सलाम। मौसम कुछ बारिश का है। पिछले 2-3 दिन से मैं वीलॉग नहीं कर सका क्योंकि कुछ थोड़ा सा मसल प्रॉब्लम था। कल एक छोटा सा प्रोसीजर हुआ है और अब कम से कम थोड़ी बेहतरी आई है। आज ये वीलॉग जो है वो सफ़र में कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी डेवलप हुई हैं जिसके बारे में मैंने कहा थोड़ी सी अपनी राय भी दें और आप लोगों तक पहुँचाएँ, और फिर आपके कोई उस पर कोई कमेंट्स वगैरह होंगे तो वो भी हम देख लेंगे। बारिश हो रही है आज सुबह से और ट्रैवलिंग के दौरान ये कर रहे हैं तो लाइट वाइट का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन उसका कोई वो नहीं है। पिछले वीलॉग में मैंने कुछ पेट्रोल के बारे में और पेट्रोलियम की प्राइसेस के बारे में बात की थी, और जब एकदम यकमुश्त जो है वो प्राइसेस बढ़ गई थी, उसके बाद हुकूमत ने थोड़ा सा नज़रसानी की उस पर, और बड़ी अच्छी बात है कि नज़रसानी हुई और 80 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमत कम कर दी। और अब जो मोटरसाइकिल्स वगैरह हैं उनको सब्सिडी कैसे देनी है ये अभी तक कोई वाज़ेह नहीं हुआ, लेकिन अच्छा है, ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि हालात इस किस्म के हैं कि इकॉनमी को सहारा देने के लिए और लोगों को पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। जिस तरह ये पेट्रोल की प्राइसेस एकदम बढ़ा के पैनिक क्रिएट कर दिया था तो वो उससे जो है वो पीपल फिर लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं और घबराहट की तरफ चले जाते हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में कम से कम लोगों ने इस चीज़ को समझा है और एहतजाज वगैरह हो रहे हैं, थोड़े बहुत इस पर कमेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो ठीक हो जाएंगे। कुछ जो लॉकडाउन था कंप्लीट उस पर भी नज़रसानी हुई है, और साथ साथ मैं तो ये जो बाकी पाबंदियाँ वगैरह दुकानों वगैरह पे ये थोड़ा सा ताजरों के साथ मशवरे के साथ की जानी चाहिए थी, क्योंकि पंजाब में अगर 8 बजे रखा है और कराची में 9 बजे रखा है तो उन्होंने कोई ताजरों से मीटिंग करने के बाद फैसला किया था, तो ये भी हमें ज़रा इस पर गौर करना चाहिए। तो आज का वीलॉग शुरू करने से पहले मैं मौजूदा सूरत हाल में बात करनी थी। जिस दिन से वो ट्रंप का ट्वीट आया था तो बहुत से लोगों ने उस पर तबसरे किए, बात की, तो मुझे आजकल जो पुरानी बातें बहुत सी याद आ जाती हैं। मैं अब उसको इसके साथ रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन वैसे ही जैसे पिछले वीलॉग में मैंने आपको अपना उस पहलवान का किस्सा सुनाया था कि उसको किस तरह से वो अपना रोब झाड़ता था लोगों पे और फिर एक दिन क्या हुआ। इसी तरह से मुझे वो याद आया ये देख कर, ट्वीट देख कर, कि एक सुपर पावर का कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी प्रेसिडेंट ऑफ US ने जब ट्वीट किया तो उसके अंदर जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, मेरे ख्याल में कि हमारे यहाँ अगर कोई इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करे तो लोग उस पर तवज्जो भी नहीं देते और उसको बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन मैं तो उसको कंपेयर कर रहा था कि बचपन में मुझे याद आया देख के कि हम जब खेला करते थे कभी क्रिकेट, हॉकी, गुल्ली डंडा और बंटे वगैरह जो मार्बल्स इसको कहते हैं, जब हम खेला करते थे तो जब बच्चों के आपस में लड़ाई हो जाती थी ना तो जो हार जाता था वो गालियाँ देता हुआ भागता था वहाँ से, मैदान से। तो अब मैंने जब ये देखी गाली गलोच वाली वीडियो, मैं उसको यहाँ डिस्प्ले तो कर देता हूँ, लेकिन उस पार्ट को हम जैसे एप्स्टीन फाइल्स में उन्होंने नामों के ऊपर जो है वो और गंदी चीज़ों के ऊपर उन्होंने वो काले लगा दिए थे छुपाने के लिए, इसी तरह से हम वो नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो ज़ुबान ही बड़ी गंदी इस्तेमाल की। और जो ईरान की कौम को जिस ज़ुबान में बुलाया गया है वही बड़ी अजीबोगरीब थी। खैर बहरहाल ये आप इसको मैं इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन ये जो बच्चों की बात मैंने आज आपको बताई है कि जो वो भागता है मैदान से गालियाँ देता हुआ जो हार जाता है। अब मुझे पता नहीं कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है कि एक भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ स्वाइड डिस्ट्रक्शन के, एक किस्म का जेनोसाइड कह लें, बच्चियों के कत्लेआम के, जो कि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, और बिल्डिंगें, प्राइवेट घरों को तबाह किया। कुछ खर्ज आइलैंड पे उन्होंने हमला किया जहाँ से इनकी गैस निकलती है और कतर की भी गैस निकलती है, और कोशिश ये की जा रही है। देखें जो मैं बात करना चाह रहा हूँ आज वो ये है कि मैं पहले भी ये कहा था कि ये सारा नुकसान जो है ये हमारा हो रहा है, यानी हमारा इन द सेंस के हम जो उम्मा जिसको कहते हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ जिसको कहते हैं। अमेरिका का तो नुकसान सिर्फ पैसों का हुआ ना, इकॉनमी का, या लोगों ने उनको बुरा भला कहा या लोगों ने बाहर निकल कर सड़कों पर आए और उन्होंने एहतजाज किया। मतलब तकरीबन 70-80 लाख लोग निकले थे बाहर, और फिर इस संडे को भी जो है वो थोड़ी बहुत एहतजाज वहाँ पर हुआ
इन सारी चीज़ों को देखते हुए और फिर जब वार्निंग सामने आई, जो ट्रम्प का कल रात का खिताब था, उसको सुनने के बाद तो एक इंसान जो है वो हैरान रह जाता है कि किस किस्म से, किस ज़ुबान से बात की जा रही है और किस तरह से तनसीबात को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐलान किया जा रहा है। किसको? पावर प्लांट्स को, ताकि बिजली बंद हो जाए, पुलों को, ब्रिजेस को, और साथ साथ जो उनकी पेट्रोलियम की तनसीबात हैं या जहाँ पर वो रिफाइनरीज वगैरह हैं जो है उनको तबाह करने के लिए। अच्छा, अब इसमें ईरान ने साबित कर दिया, क्योंकि जो नेतन्याहू का और ट्रम्प का जो इरादा था वो तो ये था कि हम जो है वो 3-4 दिन में जाएंगे और मार के राबर को और दीगर लोगों को शहीद करके, और उसके बाद लोग वहाँ से उठेंगे और रज़ा शाह पहलवी को हम जाकर वहाँ पर बिठा देंगे और नेतन्याहू का जो ख्वाब है 40 साल का वो फिर पूरा करने के लिए हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। ये ईरान ने जो रेजिस्ट किया है, ये एक तारीखी रेजिस्टेंस है। ये वो कौमें हैं जो किसी की हेजेमनी को, सब्जुकेशन को, कब्ज़े को कबूल नहीं करती। एक हमने अफ़गानिस्तान में देखा था, जहाँ पर पहले बरतानिया, उसके बाद सोवियत यूनियन, रशिया यानी, और उसके बाद अमेरिका ने पूरी ज़ोर आजमाई, तला आजमाई करके देख लिया, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और ये एक, अगर एक हिस्ट्री के अंदर, तारीख के अंदर अगर कोई ऐसी कौम होती जो कि एक एनालिसिस, तजिया कर सकती, तो बरतानिया के बाद जो 1849 में 1850 के करीब वहाँ पर गया, मार खा के आ गया, 16,000 लोग अपने हलाक करवा के वापस आ गए। उसके बाद सोवियत यूनियन का जो हाल हुआ कि वो सोवियत यूनियन से दोबारा रशिया बन गया और दीगर ममालिक जो है वहाँ से आ गए। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखते हुए कि जी अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं वो शहादत के लिए, वो मौत को ज़िंदगी पे तरजीह देते हैं अपने मुल्क को के दफ़ा करने के लिए। तो उन्होंने ये देख लिया और 15 लाख से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर शहादत हुई, लेकिन सोवियत यूनियन को उन्होंने वहाँ से ना सिर्फ वापस धकेला बल्कि 6 इस्लामी रियासतें वहाँ पर आज़ाद करवाईं जो कि मुस्लिम रियासतें थीं। और इसी दौरान पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने मौका दिया कि हमने एटमी क़ुव्वत बन गए। जहाद अफ़गानिस्तान था, जिसकी बरकत थी या जिसका कह लें कि हमारा उनके साथ एक सिंसियर उस वक्त एक सपोर्ट थी, जिसकी सपोर्ट में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हम यूरेनियम की इनरिचमेंट, जिस तरह जनरल शहीद ने कहा था, वो क्लिप मैं उतना छोटा सा दोबारा आपको सुनाऊंगा। खिताब करते हुए पार्लियामेंट को बताना चाहते थे, पार्लियामेंट के लोगों को तो वैसे भी बता सकते थे, लेकिन वो तकरीर में ऐलान इसलिए किया था कि ये बात हिंदुस्तान को, इजराइल को, हमारे दुश्मनों को पता लग जाए कि भाई अब पाकिस्तान के करीब नहीं आना। पाकिस्तान का प्रोग्राम सरासर अमन पसंदाना है, ये तो आपको मालूम है। मैंने भी कई दफा कहा कि भाई हाँ, हम यूरेनियम को एनरिचमेंट करने के अंदर पाकिस्तान कामयाब रहा, और अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत से कम ममालिक हैं जिनको ये अहलियत इस वक्त हाजिर। और ये वजह है कि अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा हुआ है। और 10 मई को मार्का हक में आप लोगों ने देख लिया कि हिंदुस्तान के साथ जो हमने किया वो सब के सामने है। और ट्रंप ने भी ये कहा कि मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं, 8 जंगें रुकवाई हैं, और पाकिस्तान और इंडिया की जंग और रुकवाई है, और मतलब उसमें लाखों लोगों की जो है वो मौत हो सकती थी अगर वो जंग जो है वो जारी रहती। क्योंकि अब वो तो बात है नहीं कि कोई आकर जिमखाना में हिंदुस्तान आके जो ऐलान किया था कि हम शाम को जाके वहाँ पे चाय पियेंगे और फिर वहाँ से हम कब्ज़ा कर लेंगे लाहौर के ऊपर और फिर पाकिस्तान जो है वो घुटने टेक देगा। खैर ये बात अपनी जगह, लेकिन जो हमारे साथ ट्रेजिडी हुई थी ईस्ट पाकिस्तान की, वो अपनी जगह। ना तो वो जिमखाने में पहुँच सके, उस वक्त हो सकता है अगर कन्वेंशनल वॉर हो रही थी, टैंकों की जंग थी, आदमी फौजियों की जंग थी, हो सकता था। लेकिन 10 मई को 1987 में ब्लास्ट अटैक के दौरान जब उन्हें बता दिया कि जो चीज़ तुम्हारे पास है हमारे पास है, उसके बाद उन्होंने जरूरत नहीं की और अपनी फौजें वापस बुला ली। और इसी तरह 10 मई को जब मार्का हक हुआ तो हिंदुस्तान ने का जो है वो ट्रम्प के मुताबिक 11 जहाज़ गिराए गए और हमारे मुताबिक 6 जहाज़ उनके जो गिरे। उसके बाद फिर फौरी तौर पर जंगबंदी हुई। वाइटल पीओ, जिंदगी जियो। कन्वेंशनल वॉर हो रही थी, टैंकों की जंग थी, आदमी फौजियों की जंग थी, हो सकता था। लेकिन 10 मई को 1987 में ब्लास्ट अटैक के दौरान जब उन्हें बता दिया कि जो चीज़ तुम्हारे पास है हमारे पास है, उसके बाद उन्होंने जरूरत नहीं की और अपनी फौजें
वापस बुला ली। और इसी तरह 10 मई को जब मार्का हक हुआ तो हिंदुस्तान ने का जो है वो ट्रंप के मुताबिक 11 जहाज़ गिराए गए और हमारे मुताबिक 6 जहाज़ उनके जो गिरे। उसके बाद फिर फौरी तौर पर जंगबंदी हुई और जंग को ख़त्म किया गया। अब थोड़ा सा मौजूदा सूरत हाल पे ट्रंप की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो जिस तरीके से ऐलान किया गया, मैं ये समझता था कि ट्रंप क्योंकि कह चुके हैं कि हम लड़ाई जीत चुके हैं, हम रजीम चेंज कर चुके हैं, तो शायद कहें कि अब हम बातचीत के लिए आगे जा रहे हैं और कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दो वरना हम तुम्हें पत्थरों के ज़माने में भेज देंगे। ये बात एक दफ़ा पहले भी हुई थी पत्थरों के ज़माने की, जब 9/11 हुआ था। तो उसके बाद खैर बहरहाल वो जो हुआ वो हम सब के सामने है। उसके लिए पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानी दी किसी और मुल्क ने दी। हमारा अरबों डॉलर का इकनॉमिक नुकसान हुआ, 80,000 लोग शहीद हुए, उसमें फ़ौजी भी थे और दीगर सिविलियंस भी थे। और इतनी मेरे ख्याल में हमारी शहादतें जो हैं वो 48, 65 और 71 की जंग में हुई। बहरहाल ये ईरान को और जो कंडीशंस दी गई तो वो भी हम सब के सामने। अब कहने का मकसद ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो वो खुलवा नहीं सकते किसी तरीके से भी जब तक कि ईरान राज़ी ना हो। अगर पूरा ईरान भी वो तबाह कर दें, उसको बलिया मेड कर दें, उस पर हमला कर दें, उस पर कारपेट बॉम्बिंग कर दें, उस पर B-52 बॉम्बर से जो है वो क्लस्टर बॉम्ब्स और दूसरे जो पेनिट्रेट करते हैं ज़मीन में वो बॉम्ब भी मार दें, सब ख़त्म हो जाए। इतना 9 मिलियन की उनकी 90 करोड़ की उनकी आबादी है ईरान की। चलो जो बच जाएंगे उनके पास हथियार भी होंगे, उनके पास तरीक़ाकार भी होगा और उनके पास सलाहियत भी होगी कि वो फिर भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोक सकेंगे, काबू कर सकेंगे या फिर आते जाते जहाज़ों को नुकसान पहुँचा सकेंगे। तरीका ये है कि पाकिस्तान ने इसमें बड़ा एक अच्छा किरदार अदा किया है। ख़ास तौर पर चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पहली मरतबा मैंने ये, अगर आप पिछला मेरा वीलॉग सुनेंगे तो 2025 में जब जंगबंदी हुई थी ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान, उसमें भी एक उनका जो मीटिंग हुई थी ट्रंप से एक बड़ा किरदार था जिसमें DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे। और वो जो उनका समझाना था वो मेरे ख्याल में अभी तक उसके ज़हन में है कि कभी भी ये ना करना कि अपनी फ़ौजें अपने बूट्स जो है वो ईरान की सरजमीन पर लगाना। और ये बात अमेरिका को बहुत अच्छी तरह मालूम है। उन्होंने हज़ारों अपने फ़ौजी जो है वो गल्फ़ में भेज दिए, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई उनकी कि वो जो है वो अपने जो लोग हैं वो उतारते ईरान के अंदर और दू बदू जो है वो लड़ाई शुरू हो जाती। ईरान ने मैंने एक और वीलॉग में जिक्र किया था कि ईरान के पास अब वो चीज़ आ जानी है जो जहाद अफ़गानिस्तान के दौरान मुजाहिदीन को मिली थी। तो उसके बाद सारा सिनेरियो चेंज हो गया था और वो थे स्टिंगर मिसाइल्स। उन स्टिंगर मिसाइल्स ने अफ़गानिस्तान के जहाज़ की एक रुख बदल दिया था और उसकी वजह से जब सोवियत यूनियन के गनशिप हेलीकॉप्टर्स और जहाज़ वहाँ नहीं आ सके तो उसके बाद आपने देखा कि जंग जो है वो रुक गई और रशिया जो 1 लाख लोग लेकर आया था, फौज लेकर आया था, वापस चला गया और जाते हुए मतलब वो शर्मिंदगी के साथ के सोवियत यूनियन ही फारग हो गया वहाँ से। इसी तरह मैंने कहा था कि ईरान के पास भी अब कोई चीज़ आ जाएगी। उस वक्त 1.5 साल तक जहाद अफ़गानिस्तान के दौरान कोई सिवाय OIC के ममालिक के कोई सुपर पावर, कोई अमेरिका, कोई करीब भी नहीं आ रहा था। बल्कि मैं उस चीज़ का गवाह हूँ और नाम भी लेकर बता सकता हूँ कि कौन कौन यहाँ आया पाकिस्तान में अमेरिका का पैगाम लेकर, यूरोप का पैगाम लेकर कि रूस जब एक दफ़ा सोवियत यूनियन कहीं चला जाता है तो वो वापस नहीं जाता, वो वहीं रहता है। तो इसलिए आप अपना दफ़ा मजबूत करें और इसको भूल जाएँ। लेकिन वो जनजाउल शहीद है जिन्होंने कहा नहीं, हम इनको ना सिर्फ मजबूर करेंगे वापस जाने में, दरिया आमू के पार इनको भेजेंगे ताकि आइंदा ये हमारी तरफ ना देखें। और वो जो ख्वाहिश थी उनकी उसका भी जिक्र कर दिया गया था। वो भी थोड़ा सा आपको दोबारा दिखाना है। लोगों का हादसा जो है बड़ा कमज़ोर होता है कि जब उन्होंने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में कि जो अब अमेरिका और ईरान इसमें लगा हुआ, सारी दुनिया बल्कि पूरा यूरोप लगा हुआ, G7 की मीटिंग हुई, उसमें भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को डिस्कस किया गया कि जिसकी काबू में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होगा वो पूरे गल्फ़ को चोक कर देगा, यानी पूरा गल्फ़ जो है उसका महरूम मिन्नत होगा। इसलिए भी कुछ हमारे साथी दोस्त जो हैं उन्होंने अब कोलिशन अमेरिका के साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़, जो मैं समझता हूँ कि रिस्ट्रेन करना चाहिए हमें और ये लड़ाई जो है इसको आगे नहीं लेके जाना चाहिए। मकसद मेरा कहने का ये है कि जब ईरान का नुकसान होगा
वो रिटेलिएट करेंगे। इसराइल पे तो जितना वो मार सकेंगे। जब उन्होंने रिटेलिएट किया गल्फ़ जीसीसी के अंदर और उनकी पावर प्लांट्स पे, उनके ब्रिजेस पे, जो उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई थी, या उनकी रिफाइनरीज पर, अब तो ये ड्रोन छोटे मोटे जा रहे हैं और कुछ इंटरसेप्शंस भी हो रही है मिसाइल्स की, लेकिन जब ये ऑल आउट हमला हो जाएगा तो उसमें फिर कुछ और इलाके भी अंधेरों के अंदर जो है वो डूबेंगे, और जब वो इलाके अंधेरों के अंदर डूबेंगे तो नुकसान किसका होगा? हमारा नुकसान होगा। हमारा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी हमदर्दी है उनके साथ, तमाम जीसीसी के और मुस्लिम ममालिक के साथ। तो फिर अमेरिका भी बैठ के तमाशा देखेगा, हाँ मैंने ईरान को तबाह कर दिया, और वो खुश होंगे कि इसके साथ साथ हमारे दीगर ममालिक, में नाम नहीं लेता हूँ, सबको मालूम है कि कौन कौन से मुल्कों पर हमले हो रहे हैं, कुवैत, कतर, बहरीन, दुबई, मतलब और दीगर ममालिक जो है वहाँ पर, जॉर्डन पर भी, अमान पे भी हमला हुआ है, वेस्ट बैंक पे भी हमले हुए हैं। तो इसराइल के अंदर तो जो कुछ हुआ, अगर वो उन्होंने अभी सेंसर लगाया हुआ, अगर उस सेंसर को हटा दिया जाए तो फिर हमें मालूम होगा कि कितना टोटल नुकसान हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है फाइनली, और जो प्रपोज़ल पाकिस्तान ने इस्लामाबाद अकॉर्ड का दिया है ईरान को और अमेरिका को, उसमें जो ईरान की तरफ से जो बातचीत आ रही है कि मुकम्मल जो है अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए आइंदा के लिए, ताकि इस तरह की दरअंदाजी ना हो। और इस अकॉर्ड के अंदर जब तक इजराइल इस पीस अकॉर्ड के अंदर शामिल नहीं होता, अमेरिका से मतलब ऐलान हो उसका कि हम जो कुछ कर रहे हैं इजराइल हमारे साथ है, और जो ईरान के मुतालबात हैं, यानी कि उनके सैंक्शंस ख़त्म किए जाएँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो पैसा मुंजमद किया हुआ है 1979 से वो वापस किया जाए, और खास जो नुकसान किया है इस अमेरिका ने उनका, उसकी जो है वो रेपरेशन होनी चाहिए, उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। और साथ साथ मैं तो एंड में ये भी कहूँगा कि माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि जिन बच्चियों को, जिन स्कूलों पर हमला किया, जिन सिविलियंस को हमने शहीद किया, जिन तनसीबात पे को हमने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, उस पर माजरत भी करनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए ये मामला ना हो। और इसराइल को भी समझना चाहिए कि ख्वाब तो आपके बहुत थे, कुछ ख्वाब जो है पुराने हो गए, इससे पहले कि आप अमेरिका को टोटली तबाह कर दें, क्योंकि अमेरिका में मैंने पहले भी कहा था कि 80% से भी अब ज़्यादा लोग हो गए जो ये समझते हैं कि ये इसराइल की लड़ाई है। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन ये समझ जाएगा कि भाई अब एप्स्टीन फाइल्स के लिए मैंने काफ़ी कर लिया, जो कुछ करना था अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अब यहाँ पर अमन होना चाहिए। और अल्लाह ना करे कि डेस्परेशन में, उस गाली गलोच में जो दी जा रही है, तो बच्चों की तरह जब लड़ते हैं तो मैंने कहा जो हार जाता है वो भागने की कोशिश करता है, ये कई दफ़ा जो हार जाता है वो भागते भागते तबाही मचाने की भी कोशिश करता है। और अगर क्रिकेट का मैच है, मुझे याद आया, क्रिकेट का मैच हो रहा हो तो जो टीम हारती है और लड़ाई हो जाए ना, तो विकेटें लेके भाग जाती है ताकि आइंदा अगला कोई खेल ना सके। तो अगर ये कोशिश की गई कि जाते जाते कुछ ऐसा हम टेक्निकल स्ट्राइक करें जिससे कि कन्वेंशन से आगे हम न्यूक्लियर की तरफ जाएँ, तो उसका जो नुकसान होगा, क्योंकि जो सुना है कि कुछ नॉर्थ कोरिया से इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो ईरान को मिले हैं, अल्लाह ना करे कि वो इस्तेमाल हों। और मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि 60% जो एनरिच कर सकता है यूरेनियम, वो 95% कर सकता है। तो हमें वहाँ तक जाने से पहले इसको रैप अप करना चाहिए। और पाकिस्तान का जो किरदार है इसके अंदर, उसको सारी दुनिया में सराहा जा रहा है। हमने पहली दफ़ा बड़े खुले अंदाज में, बड़े अरसे के बाद एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी का आगाज़ किया है, और इसका सेहरा कुछ हुकूमत पर, लेकिन ज़्यादा जो है वो हमारा फ़ौज की तरफ और उनको जाता है, क्योंकि ज़्यादातर बात उन्होंने की है, और ज़्यादा जो लोग हैं उनके एतमाद भी करते हैं, एतबार भी करते हैं। और इसलिए मुझे उम्मीद है कि मुकम्मल शायद ये इनिशिएटिव ना हो, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ चेंजेस करनी पड़े, लेकिन वो करने के बाद अगर अमन हो गया तो ये मेरा ख्याल में कि दुनिया की तारीख में एक बहुत बड़ा मोर्चा होगा जो हमेशा याद रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
वाइटल पीओ, जिंदगी जियो।